अच्छा जी, ना ब्रोंकस हमारे पास कुछ इस तरह का होता है। ये अगेन इसमें क्या होगा, अच्छा जी, ये हमारा एपिथेलियम हो गया। अच्छा, हमारे पास जो एपिथेलियम होता है हमारे गैस एक्सचेंज सिस्टम का, वो हमारे पास उसका एक नाम होता है, और उस नाम को वजह क्या है, उसकी रीजनिंग क्या है, वो सब मैंने इनिशियल पार्ट ऑफ दिस लेक्चर में एक्सप्लेन किया है। सो प्लीज रेफर टू द रिकॉर्डिंग बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम एंड ये अक्सर क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारे पास स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम होता है। ये सीलिएटेड इसलिए क्योंकि हमारे पास सेल्स होते हैं जिनके ऊपर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस ऑफ सीलिया होती हैं, तो इस वजह से सीलिएटेड कॉलमनर शेप ऑफ द सेल, कॉलमनर सेल्स कुछ इस तरह के दिखते हैं। और स्यूडो स्ट्रैटिफाइड क्यों है, ये मैंने इनिशियली एक्सप्लेन किया है क्लास में। ये मेरे पास एपिथेलियम की जो लेयर है वो फर्स्ट लेयर है। फिर मेरे पास होगी, क्या कहते हैं, व्हाट यू से, आई हैव माय सबम्यूकोसा लेयर। सबम्यूकोसा लेयर में क्या होगा, can we only call it ciliated? No, we cannot call it ciliated columnar epithelium. It is a pseudostratified column ciliated columnar epithelium. ये pseudostratified बहुत important चीज है. I have explained it in the very first 5 minutes of this lecture. I'll upload the recording as soon as this class gets over. Make sure that you listen to it, okay? Okay, so then my second layer is what? This is my submucosa layer. Submucosa layer अभी हम पढ़ कर आए हैं, इसमें म्यूकस ग्लैंड होते हैं जो कि क्या सिक्रीट कर रहे होते हैं, सीरस फ्लूइड सिक्रीट कर रहे होते हैं। अच्छा, अब आप देख रहे होगे यहाँ पर कुछ टुकड़े टुकड़े से बने हुए, राइट? अभी जो टुकड़े टुकड़े से बने हुए हमारे पास, जब हम ट्रैकिया को पढ़ रहे थे तो ट्रैकिया में हमने पूरी एक लेयर देखी थी। एक सेकेंड, हमने पूरी एक लेयर देखी थी किसकी, सी शेप्ड कार्टिलेज की। हमारे पास ब्रोंकस में कार्टिलेज होती है, लेकिन वो सी शेप कार्टिलेज नहीं होती, वो छोटी छोटी इस तरह की प्लेट्स की फॉर्म में होती है। इट इज नॉट अ कंप्लीट सी शेप्ड कार्टिलेज, इंस्टेड वो हमारे पास प्लेटेड छोटी छोटी प्लेट्स होती हैं जो कि हमारे पास कार्टिलेज एज अ फॉर्म ऑफ कार्टिलेज एग्जिस्ट कर रही होती हैं। सो we have cartilages, but they're not in a complete C-shaped ring. Instead, they are irregular plates of cartilage. तो ये हमारे पास आ गई। थर्ड हमारे पास जो लेयर है वो irregular plates of cartilage, अगेन ये कॉन्ड्रोसाइट सेल से बनी हुई होंगी। ठीक है जी। So this is basically what we see in a bronchus. और हाँ, ऑब्वियसली हमारे पास स्मूथ मसल्स यहाँ पर भी होंगे क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे होंगे टू मेंटेन द एयर फ्लो जब हमारे पास एयर अंदर। नो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ ब्रोंकस। हमने जो पहले स्ट्रक्चर पढ़ा था इसमें सी शेप्ड कार्टिलेज थी, वो हमारे पास ट्रैकिया का स्ट्रक्चर था। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रैकिया विद अ सी शेप्ड कार्टिलेज। ठीक है, और हमारे पास जो रिंग्स होती हैं या हमारे पास जो प्लेट्स होती हैं कार्टिलेज की, वो हमारे पास ब्रोंकस में पाई जाती हैं। So the major difference or the major way to differentiate or identify whether it's a trachea or whether it's a bronchus, in bronchus you would see irregular plates or irregular, what do you say, deposits of cartilage. And in a trachea, you would see a complete C-shaped ring of cartilage. That is how you can differentiate between a structure of bronchus and trachea. ठीक है, उनका differentiation की वजह ही उनकी cartilage जिस तरह से organized है वो होती है। अगेन स्मूथ मसल्स हमारे पास एयर फ्लो को मेंटेन करने के लिए होंगे। जब हमारे पास एयर अंदर आएगी तो हमारे पास एयर ट्रैक्ट को वाइडन होना पड़ेगा। ठीक है, और हमारे पास इस वजह से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ मसल इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ब्रोंक्यूल्स पे। अभी तक हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि हमारे पास जो जो चीजें ट्रैकिया में थी वो ऑलमोस्ट सारी चीजें हमारे ब्रोंकस में थी। यानी हमारे पास स्यूडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड एपिथेलियम सेल था। ठीक है, हमारे पास म्यूकोसा थी। म्यूकोसा इज बेसिकली और स्यूडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम में आज ही, इफ यू कैन रिमेंबर, आज ही ट्राई करना क्लास के बाद, यू रिमेंबर दिस दैट म्यूकोसा इज व्हाट, इट्स अ स्यूडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम. Listen to the recording after the class and understand why do we call it a pseudostratified ciliated columnar epithelium.
हमारे पास जो सूडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम होती है उसमें 3 सेल्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। सीलिएटेड कॉलमनर सेल्स होते हैं, गॉबलेट सेल्स होते हैं और बेसल सेल्स होते हैं। हमारे कंसर्न के लिए, हमारे सिलेबस के लिए हमें गॉबलेट सेल्स का पता होना चाहिए और सीलिएटेड सेल्स का पता होना चाहिए। व्हाई? सीलिएटेड सेल्स हमारे पास सीलिया वाले सेल्स होते हैं। सीलिया की भी जो रोल है, इंपॉर्टेंस है, वो नोट से भी मेंशन है, रिकॉर्डिंग में भी होगी, डू लिसन टू दैट। गॉबलेट सेल का अभी मैंने जब आपको सब म्यूकोसा पढ़ा रही थी तो बताया था कि हमारे पास गॉबलेट सेल्स जो हमारे म्यूकोसा में होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं म्यूसिन ग्लाइकोप्रोटीन। क्योंकि वो ये म्यूसिन ग्लाइकोप्रोटीन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं और क्योंकि हमारे पास सब म्यूकोसा से सिरस फ्लूइड आकर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से म्यूकस बना रहा होता है, तो हमारे पास गॉबलेट सेल्स की ये सिग्निफिकेंस है। हमारे पास ब्रोंक्यूल्स में गॉबलेट सेल्स नहीं होते। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास हमारे ब्रोंक्यूल्स में म्यूकस लाइनिंग नहीं होती। ट्रैकिया में होगी, ठीक है, हमारे पास क्या कहते हैं ब्रोंकस में होगी, लेकिन ब्रोंक्यूल्स में नहीं होगी। व्हाई? If you get the structure of our gas exchange system, एक सेकेंड, स्ट्रक्चर कहाँ गया? ये रहा मेरा गैस एक्सचेंज सिस्टम। लेट मी erase all of this, एक सेकेंड। ओके, नाउ लुक, मेरे पास ये मेरा ट्रैकिया है, सही है, एग्जैक्टली exactly। ये दो मेरे पास मेरे ब्रोंक्यूल्स हैं। मेरे पास ब्रोंकाइस जो हैं वो इतने छोटे छोटे से, ठीक है। अगर मेरे पास म्यूकस इनको लाइन करेगा तो जो म्यूकस लाइनिंग है, जो स्टिकी मेरे पास जेल लाइक फ्लूइड है, वो मेरे इन ब्रोंक्यूल्स को चोक कर देगा। वो हमारे पास एयर फ्लो को अलाउ नहीं करेगा कि वो कंटिन्यूसली और प्रॉपरली हमारे पास फ्लो कर सके। इस वजह से हमारे पास हम म्यूकस लाइनिंग ना ही वो हमारे ब्रोंक्यूल्स वो ही हमारे गैस एक्सचेंज सिस्टम के लिए अच्छा है ना। हमारे पास जो स्मूथ मसल्स है ना, उनका, हमारे पास स्मूथ मसल्स हमारे ट्रैकिया में भी थे, स्मूथ मसल्स हमारे पास हमारे ब्रोंकस में भी थे, ठीक है। स्मूथ, और उन सब हर जगह पे स्मूथ मसल्स का जो रोल है वो सेम है, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ एयर फ्लो। लेकिन ब्रोंक्यूल्स में ये बहुत अहम है। व्हाई ब्रोंक्यूल्स में ये बहुत अहम है? बिकॉज ब्रोंक्यूल्स आर लीडिंग टू द एल्वियोलाई। एल्वियोलाई इज बेसिकली द सरफेस जहां पर गैस एक्सचेंज हमारा होगा। ट्रैकिया में कोई गैस एक्सचेंज नहीं हुआ ब्लड के साथ, ब्रोंकस में कोई गैस एक्सचेंज नहीं हुआ ब्लड के साथ, ब्रोंक्यूल्स में भी अभी तक कोई गैस एक्सचेंज नहीं हुआ ब्लड के साथ। Alveoli is the only surface जहां पर गैस एक्सचेंज होता है between the blood and the incoming air। हमारे पास जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो सारा एयर फ्लो रेगुलेट कर रहे हैं, भेज रहे हैं किसकी तरफ? हमारे एल्व्यूलाई की तरफ। हमारे पास जो ब्रोंक्यूल्स के स्मूथ मसल्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से जो एयर है वो फ्लो कर पा रही है, प्रॉपरली रेगुलेट हो रही है एल्व्यूलाई की तरफ। सो द स्मूथ मसल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू रेगुलेट द एयर फ्लो टूवर्ड्स द एल्व्यूलाई, ठीक है। इज दैट क्लियर? इफ यू नोटिस ब्रोंक्यूल में हमारे पास लेयर्स बहुत कम हो गई है। सीलिएटेड एपिथेलियम है लेकिन उसके अंदर जो सीलिएटेड सेल्स हैं वो बहुत फ्यू हैं। इलास्टिक फाइबर्स, अच्छा इलास्टिक फाइबर्स, अगेन हमारे पास इलास्टिक फाइबर्स भी सिमिलर काम कर रहे होते हैं हमारे उससे, क्या कहते हैं, स्मूथ मसल से। क्यों? वो स्ट्रेच एंड रिकॉइल करने में हेल्प कर रहे होते हैं। स्ट्रेच एंड रिकॉइल क्यों? हमारे पास जब एयर आएगी अचानक से वॉल्यूम एक्सपैंड हो रहा है, वॉल्यूम एक्सपैंड होगा तो हमारे पास एक्सपेंशन की जरूरत है। अब जब एयर गुजर गई है तो वापस से अपनी जगह पर रिकॉइल होकर आने की जरूरत है। तो स्मूथ मसल्स और इलास्टिक फाइबर्स का जो काम होता है वो ये होता है कि एयर फ्लो जब हो रहा हो तो जो हमारे पास पाइप है, जो विंड पाइप है, जो ट्यूब है, वो एक्सपैंड और वापस से जब एयर गुजर जाए तो वापस अपनी ओरिजिनल जगह पर आ जाए आफ्टर रिकॉइलिंग। इज दिस क्लियर? अभी तक कोई कंफ्यूजन? एनीथिंग यू वांट मी टू गो ओवर? मैं कोई फास्ट तो नहीं जा रही हूँ? Now, the last and the most important structure and the most important subtopic of this chapter, alveoli. Why is it important? Because alveoli जो है हमारा, that is the site of gaseous exchange। हमारे पास हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं गैस एक्सचेंज, उसका जो मेन जगह है, उसका जो मरकज है जहां पर वो हो रहा है, वो हमारे पास है alveoli, ठीक है। ये आपके सामने एक alveoli का स्ट्रक्चर है। हमारे पास, मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर पाई हूँ, लेकिन जो पूरा alveoli है ना, इसके, लेट मी ड्रॉ इट विद डिफरेंट कलर। इसके इर्द गिर्द ना
इलास्टिक फाइबर्स वूंड हुए हुए होते हैं, रैप हुए हुए, सॉरी इलास्टिक फाइबर, इलास्टिन जो कि हमारे इलास्टिक फाइबर्स बना रहा होता है, इट इज रैप्ड। इलास्टिन इज अ फाइब्रस प्रोटीन एंड इट कवर्स द सर्फेस ऑफ द एल्वुलाई, बिल्कुल रैप किया हुआ होता है एल्वुलाई को। क्यों? हमारे पास एल्वुलाई में क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली हमारे पास एल्वुलाई में गैस एक्सचेंज हो रही है, अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर। गैस जब अंदर आएगी एल्वुलाई एक्सपैंड करेगा, गैस जब एल्वुलाई को एग्जिट करेगी एल्वुलाई वापस अपनी ओरिजिनल शेप पर आ जाएगा, राइट। हमारे पास एल्वुलाई हैज टू बी इलास्टिक इन नेचर, एल्वुलाई हैज टू बी फ्लेक्सिबल इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल आप एक बलून को इमेजिन करो, बलून है, अभी मैंने फुलाया नहीं है, मैं बलून को जब इन्फ्लेट करूंगी वो स्ट्रेच होगा, राइट। अंदर हवा आएगी, स्ट्रेच, एक्सपैंड। हवा एग्जिट करेगी, हवा एग्जिट करेगी वापस अपनी ओरिजिनल हालत में आएगा, उसको रिकॉइल कहते हैं। स्ट्रेच का मतलब फूलना या फैलना, रिकॉइल का मतलब स्प्रिंग बैक होकर अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाना। तो मेरे पास इलास्टिन का होना बहुत जरूरी है, उसको कवर करना एल्वुलाई को बहुत जरूरी है, ताकि इलास्टिन जो है वो फाइब्रस प्रोटीन है, एक स्ट्रॉन्ग प्रोटीन है। इट वुड इनेबल द एल्वुलाई टू स्ट्रेच एंड रिकॉइल विदाउट कोलैप्सिंग, यानी उसको इनेबल कर रहा है, उसको वो क्या कहते हैं स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है कि वो कोलैप्स ना करे जब भी एयर अंदर आए, और जब जैसे ही वो फॉरन से एग्जिट हो तब भी वो फॉरन कोलैप्स ना करे। सो हमारे पास इलास्टिन का एल्वुलाई की सरफेस को कवर करना, रैप करना इसलिए इंपॉर्टेंट है, सो दैट इट अलाउज द एल्वुलाई टू स्ट्रेच एंड रिकॉइल ड्यूरिंग ईच ब्रेथ व्हिच अलाउज एयर टू बी रिफ्रेश्ड। ऑब्वियसली हम ब्रेथ में क्या कर रहे होते हैं, हम हवा अंदर जब ले रहे होते हैं हम ऑक्सीजन रिफ्रेश कर रहे होते हैं, और जब बाहर उसको भेज रहे होते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड से वी आर गेटिंग रिड। दिस इज बेसिकली द फंक्शन एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ इलास्टिन व्हेन इट इज कवरिंग द एल्वुलाई। अब हम आ जाते हैं एल्वुलाई के खुद के स्ट्रक्चर को। ये तो हमारे पास आ रही है ब्लड कैपिलरी, ठीक है, ये ब्लड कैपिलरी ब्लड लेकर आ रही है और यहाँ पर हमारे पास गैस एक्सचेंज होगा। हम पहले एल्वुलाई को देखते हैं, ये एक एल्वुलाई है, ठीक है। um strengthen, you can say it is enabling the alveoli to maintain the pressure flow of air, ये कह सकते हो। स्ट्रेंथन करता है या उसको बेसिकली जो प्रेशर है उसको बेयर करने के काबिल बनाता है, उसको एनेबल करता है कि वो स्ट्रेच और रिकॉइल कर सके, बिकॉज स्ट्रेचिंग और रिकॉइलिंग में क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंट प्रेशर लग रहा है, प्रेशर रिलीज हो रहा है, प्रेशर लग रहा है, प्रेशर रिलीज हो रहा है, प्रेशर लग रहा है, प्रेशर रिलीज हो रहा है। अगर इलास्टिक नहीं होगा तो अगर कंटिन्यूअसली आप प्रेशर दोगे और फिर उसको रिलीज कर दोगे तो एक चीज लूज हो जाएगी ना। इमेजिन आपके पास एक बहुत फ्लेक्सिबल कोई चीज है, नहीं, लिग्नन क्या करता है, लिग्नन हार्ड कर देता है, लिग्नन सख्त कर देता है, हार्ड कर देता है। एल्वुलाई हार्ड नहीं हो रहा है, अगर हार्ड हो गया तो फिर उसकी एक्सपेंशन और वापस से रिकॉइलिंग पॉसिबल ही नहीं होगी। एक चीज सख्त है, दैट इज डिफरेंट, a thing that is hard is different, a thing which is strong is different। hard और strong का फर्क है यहाँ पर। लिग्निन डिपॉजिट करके जाइलम को सख्त बना देता है, एल्वुलाई को सख्त नहीं बनाना, हमें एल्वुलाई को प्रेशर बेयर करने के लिए उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। सो लिग्निन जाइलम को हार्ड कर रहा है, एल्वुलाई को हम स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। इज दैट डिफरेंस करेक्ट? समझ आ गया, क्लियर है? इट्स बेसिकली आपको एक फ्लेक्सिबल चीज दो, आप उसको प्रेशर दो, प्रेशर रिलीज करो, प्रेशर दो, प्रेशर रिलीज करो, प्रेशर दो, प्रेशर रिलीज करो, वो लूज हो जाएगी एक पॉइंट पर आकर। इज दिस एनालॉजी मेकिंग सेंस टू यू? अगर मैं कंटिन्यूअसली प्रेशर एक्सर्ट और प्रेशर रिलीज कर रही हूँ किसी चीज पर, वो चीज लूज हो जाएगी। मैं अगर स्प्रिंग के साथ कंटिन्यूअसली खेल रही हूँ, उसको अंदर बाहर उसको प्रेशर देके कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ, एग्जैक्टली कमजोर हो जाएगा। वी डू नॉट वांट आवर एल्वुलाई टू बिकम लूज, वी डू नॉट वांट आवर एल्वुलाई टू लूज इट्स इलास्टिसिटी। अगर हमें रोज हम कितनी दफा सांस लेते हैं, हम ऑलमोस्ट मिलियन टाइम्स तो सांस लेते ही होंगे, हर सेकंड में हम कम से कम भी, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट में हम कम से कम भी 50 टाइम्स सांस ले रहे हैं, 60 टाइम्स, 70 टाइम्स। पल्स रेट हर किसी का डिफरेंट होता है, एज फैक्टर भी आ जाता है। हम एक दिन में ऑलमोस्ट थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स वी आर ब्रीथिंग, राइट। हर दफा अंदर हवा जा रही है, एल्वुलाई एक्सपैंड होगा। अब जब हवा बाहर आ रही है, एल्वुलाई के अंदर से एयर प्रेशर रिलीज हो रहा है, एल्वुलाई रिकॉइल होगा। अगर
इतना वो प्रेशर बर्दाश्त ही नहीं कर पाया, वो लूज हो जाए, लूज हो जाएगा तो वो एफिशिएंटली तो ट्रांसपोर्ट सॉरी गैसेस एक्सचेंज कर नहीं पाएगा। तो फिर हमारा तो फॉरेन से ही सिस्टम जो गैस एक्सचेंज का वो बैठ जाएगा, ठप हो जाएगा। वी डू नॉट वांट दैट। इलास्टिन इंश्योर्स that the alveoli is able to stretch and recoil every time we breathe without losing its elasticity. समझ आया? गुड। ओके। हमारे पास जो एल्व्यूलाई होता है वो वन सेल थिक होता है। वन सेल का मतलब ये है कि जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर है वो हमारे पास वन सिंगल लेयर ऑफ सेल बना रही है। जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ वन सेल थिक, ये मेरे पास सिर्फ एक लेयर ऑफ सेल है, करेक्ट। डबल लेयरिंग हुई भी कि एक और लेयर ऑफ सेल है, फिर एक और लेयर ऑफ सेल है, मेरे पास है वन सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है। मेरा डिफ्यूजन डिस्टेंस कम हो गया। वही बात है, फॉर एग्जाम्पल एक रेस है, ठीक है, उस रेस में आपने रख दिया हर्डल्स जिनके ऊपर से जंप करके जाना है। मैं अगर 3-4 हर्डल्स रख दूंगी तो मेरा जो भी रेस करने वाला इंसान है, जो मेरा पार्टिसिपेंट है, स्टूडेंट है, जो स्पोर्ट्स डे में भाग रहा है, उसकी जितने ज्यादा मैं हर्डल्स बढ़ाती जाऊंगी, उसको उतने ज्यादा हर्डल्स को जंप करके रेस करना होगा, तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम में वो डिस्टेंस कवर करेगा। मैं एक ही हर्डल रखूं, बस उसको एक ही दफा जंप करके भाग के निकल जाना है, वो ज्यादा जल्दी उस डिस्टेंस को कवर कर लेगा, राइट। ज्यादा हर्डल्स यानी देर लगेगी उसी डिस्टेंस को कवर करने में, कम हर्डल कम देर लगेगी उस डिस्टेंस को कवर करने में। सही बात बोल रही हूँ मैं? इज दैट करेक्ट? मेकिंग सेंस? मेरे पास अगर ज्यादा लेयर्स ऑफ सेल में लगा दूंगी तो मेरी गैस को ट्रैवल करने के लिए ज्यादा लेयर्स आ गई, तो ज्यादा डिस्टेंस है तो ज्यादा देर से मेरी गैस एक्सचेंज होगी। आई डो नॉट वांट दैट। आई वांट माय गैस एक्सचेंज सिस्टम टू बी फास्ट, आई वांट इट टू बी इफेक्टिव, आई वांट इट टू बी एफिशिएंट, आई वांट अ कांस्टेंट डिफ्यूजन ग्रेडियंट टू बी देयर। सो माय एल्वेओलाई इज जस्ट वन सेल थिक। वन सेल थिक का ये मतलब नहीं कि एक सेल से बना हुआ है। वन सेल थिक का मतलब है कि जो थिकनेस है, थिकनेस क्या है? विड्थ, विड्थ कह लो, चौड़ाई कह लो, उसकी जो चौड़ाई है वो बस एक सेल जितनी होगी। दिस इज द थिकनेस। इसका ये मतलब वन सेल थिक होने का मतलब ये नहीं कि वन सेल से बना हुआ है। वन सेल थिक का मतलब है कि उसकी जो थिकनेस है दैट इज इक्विवेलेंट टू द साइज ऑफ वन सेल। इज दिस डिस्क्रिप्शन और डिफरेंस क्लियर टू यू? वन सेल थिक होने की वजह से बिल्कुल मोटाई कम हो जाएगी, डिस्टेंस कम हो जाएगा, बिकॉज हमारे पास जब एयर ट्रैवल कर रही है तो एयर कैसे क्रॉस करेगी? एयर इस सेल को क्रॉस करके जाएगी ना, तो हमारे पास अगर खाली एक सेल की लेयर है या एक सेल की थिकनेस है या एक सेल की मोटाई है तो जल्दी से डिफ्यूज हो जाएगी। यहाँ पर मैं एक और सेल लगा दूं, एक और सेल को बूर करना पड़ेगा, एक और सेल को क्रॉस करना पड़ेगा, तो देर लगेगी। तो बिकॉज हम अपनी थिकनेस या डिफ्यूजन डिस्टेंस को कम कर रहे हैं तो हमारी जो डिफ्यूजन है, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, वो इफेक्टिव हो जाएगा, एफिशिएंट हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा, ठीक है ना। हमारे पास एल्वेओलाई एक ही लेयर ऑफ सेल्स है तो एक ही सिंगल एपिथेलियम है। एपिथेलियम पहली लेयर को कहते हैं, ठीक है। ये मेरे पास पूरा क्या है? एल्व्यूलर एपिथेलियम है। एक एपिथेलियम ही होता है खाली एल्व्यूलाई का। उसी तरह से जो कैपिलरीज है उनका खाली एंडोथेलियम होता है, बट कैपिलरीज का हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर जब ट्रांसपोर्ट एंड मैमल्स पढ़ेंगे तब अंडरस्टैंड करेंगे। हमारे पास दो तरह के आपको सेल्स नजर आ रहे होंगे, टाइप 1 न्यूमोसाइट, टाइप 2 न्यूमोसाइट। अब न्यूमोसाइट क्या है जानने की जरूरत नहीं है। हमारे पास एल्वेओलाई के सेल का नाम है न्यूमोसाइट, जैसे आरबीसीज का नाम है एरिथ्रोसाइट, उसी तरह से जो एल्वेओलाई का सेल है उनके नाम होता है न्यूमोसाइट। दो तरह के न्यूमोसाइट्स होते हैं, टाइप 2 टाइप 1। टाइप 1 95% होता है। नजर आ रहा होगा मैंने ज्यादा टाइप 1 के सेल्स बनाए हुए और टाइप 2 मैंने खाली दो बनाए हुए हैं। वाई? बिकॉज टाइप 2 जो होते हैं वो बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं, 5% ऑफ द एल्वेओलर एपिथेलियम बना रहे होते हैं, लेकिन ये इंतहाई इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं। वाई? दिस इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इतना टेस्ट नहीं होता, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं जल्दी से 5 मिनट के अंदर इसको ब्रीफली कवर करूंगी। इनके सजेस्ट का कोई क्वेश्चन आ जाए, कोई केस स्टडी आ जाए, सो यू हैव एन आइडिया फॉर दैट। ये एक सिक्रीटरी सेल होता है। सिक्रीटरी सेल क्या होता है? सिक्रीशन करता है। हमारे पास हमारा सलाइवा एक सिक्रीशन है, ठीक है। कोई भी चीज जो किसी सेल से सिक्रीट हो रही है बाहर की तरफ, जैसे अभी हमने पढ़ा म्यूकस ग्लैंड्स जो थे वो सिक्रीट क्या कर रहे थे? सिरस फ्लूइड को सिक्रीट कर रहे थे। तो हमारे पास ये होते हैं सिक्रीटरी सेल्स। ये क्या सिक्रीट कर रहा होता है? ये सिक्रीट कर रहे होते हैं एक चीज को जिसका नाम है पल्मिनरी सर्फैक्टेंट। पल्मिनरी सर्फैक्टेंट क्या चीज है भाई? अच्छा जी, पल्मिनरी सर्फैक्टेंट हमारे पास इज अ मिक्सचर, और इट इज मिक्सचर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स होता है।
अब इसकी इतनी सिग्निफिकेंस क्या है, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस समझाने से पहले एक एनालॉजी, एक एग्जांपल। अक्सर सुना होगा कि हमारे पास जो प्रीमेच्योर बेबीज होते हैं, जो कि वक्त से पहले पैदा हो जाते हैं, उनको लंग इश्यूज होता है, उनको इंक्यूबेटर में रखना पड़ता है। ठीक है, क्यों हम कहते हैं उनकी लंग्स डेवलप नहीं हुई भी। लंग्स आर ऑलमोस्ट, तो ये जो पल्मोनरी सेल फैक्टर वाली चीज है ना, ये बिल्कुल एंड ऑफ द प्रेगनेंसी डेवलप होती है, ये वाला फैक्टर। उनका बेसिकली उन बच्चों के साथ होता ये है दैट दोस किड्स, उनकी जो लंग्स होती हैं, लंग्स में ही है ना एल्विरा, वो पल्मोनरी सर्फैक्टर नहीं प्रोड्यूस कर पा रही होती। तो जब तक वो पल्मोनरी सर्फैक्टर नहीं प्रोड्यूस कर पा रही होती ना, उन बच्चों को हमें सपोर्ट पे रखना पड़ता है। व्हाई? हमारे पास बेसिकली एल्व्यूलाई पे क्या होता है, अक्सर सुना, ओ लेवल में डेफिनेटली सुना होगा, दैट एक थिन फिल्म ऑफ मॉइस्चर है, और जो हमारी गैसेस होती हैं वो उस थिन फिल्म ऑफ मॉइस्चर से डिसॉल्व होते हुए जाती हैं। हैव यू हर्ड दिस दैट? बिल्कुल, एब्जॉर्ब कह लो, डिसॉल्व बोलो, एक थिन फिल्म ऑफ मॉइस्चर होती है। सो कैन आई से कि यहाँ पर मेरे पास एक मॉइस्चर यानी वाटर और एयर या लिक्विड और एयर का कॉम्बिनेशन है। इज दैट अ करेक्ट स्टेटमेंट? हमारे पास वाटर, आपने मेरे साथ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स नहीं किया, लेकिन आई एम अज्यूमिंग आपको ये पता होगा कि जो वाटर होता है उसमें कोहिसिव फोर्सेस होती हैं, राइट? कोहिसिव फोर्सेस का मतलब कि अगर ये वाटर मॉलिक्यूल है और ये वाटर मॉलिक्यूल है, तो उनके बीच में आपस में अट्रैक्शन होगी। इज दैट करेक्ट? उसको हम कहते हैं कोहीजन। ये सुना है, पढ़ा है? हमारे पास जो लिक्विड्स होते हैं ना, और स्पेसिफिकली वाटर की बात करें, उनमें टेंडेंसी होती है, एक वर्ड होता है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का मतलब ये है कि जो हमारे पास सरफेस पे, वाटर की सरफेस पे जो फर्स्ट लेयर है, जो सरफेस बनाने वाले मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि अपनी कोहेसिव फोर्सेस की वजह से वो अपने आप को श्रिंक कर लें या अट्रैक्ट कर लें, ताकि वो कम से कम सरफेस को घेर रहे हों। हमारे पास अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स दूर दूर फैले हुए होंगे, तो हमारे पास ज्यादा सरफेस से वो स्प्रेड हो रहे होंगे, राइट? सरफेस टेंशन इज बेसिकली अ फिनोमिना जिसकी वजह से हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड के, वो कोहेसिव फोर्सेस की वजह से अपने आप को इस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं दैट दे श्रिंक एंड दे आर ऑक्यूपाइंग लेस सरफेस। ये सरफेस टेंशन होती है। सरफेस टेंशन इज बेसिकली द फिनोमिना of the cohesive forces where our water molecule basically shrinks in order to occupy minimum surface। ये समझ आई बात कि सरफेस टेंशन क्या होती है और क्यों होती है? सरफेस के वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में कोहेसिव फोर्सेस की वजह से ऐसे अट्रैक्ट करते हैं अपने आप को कि वो श्रिंक हो जाएं, ताकि वो कम से कम जगह को ऑक्यूपाई करें, कम से कम सरफेस को ऑक्यूपाई करें। इज दैट करेक्ट? समझ आ गया? वेरी गुड। हमारे पास अगर हमारे जो ये थिन फिल्म ऑफ मॉइस्चर है या जो एयर के पार्टिकल्स हैं, ये श्रिंक कर जाएंगे, या ये क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन की ज्यादा होगी, यानी हाई सरफेस टेंशन का मतलब ज्यादा से ज्यादा श्रिंक हुए में कम से कम सरफेस इन्होंने ऑक्यूपाई की है। इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास एल्वियोलाई कोलैप्स हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो ये थिन फिल्म ऑफ मॉइस्चर है वो अपने आप को सुकेड़ रही है, वो सुकेड़ रही है, तो एल्वियोलाई पर उसका असर होगा, ऑटोमेटिकली होगा। पल्मोनरी सर्फैक्टेंट एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है। पल्मोनरी सर्फैक्टेंट रिड्यूसेस सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन रिड्यूस होने का मतलब कि हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स को थोड़ा थोड़ा दूर कर देता है, ताकि वो प्रॉपरली जगह को ऑक्यूपाई करे, सरफेस को ऑक्यूपाई करे। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि हमारे पास एल्वियोलाई कोलैप्स नहीं करेगा। अगर हमारे पास जो ये थिन फिल्म ऑफ मॉइस्चर है, ये अपने आप को सुकेड़ लेगी, श्रिंक कर लेगी, तो हमारे एल्वियोलाई कोलैप्स कर जाएंगे। एल्वियोलाई कोलैप्स कर जाएंगे तो हमारी गैस एक्सचेंज सिस्टम कोलैप्स कर जाएगी। तो ये जो पल्मोनरी सर्फैक्टेंट होता है, हमारे जो टाइप 2 न्यूमोसाइट्स होते हैं, इस पल्मोनरी सर्फैक्टेंट को रिलीज करते हैं, ताकि हमारे पास जो सरफेस टेंशन है वॉट मॉइस्चर एयर का, वो हमारे पास रिड्यूस हो जाए और एल्वियोलाई कोलैप्स ना करें। इज दैट क्लियर? सब क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? ओके। ओके, हमने कंप्लीट कर लिया गैस एक्सचेंज का टॉपिक। जल्दी से बस हम ये देख लेते हैं, क्विकली समराइज कर लेते हैं। हमारे पास एल्वियोलाई में हमने क्या क्या देखा? हमने देखा दैट एल्वियोलाई किस तरह से अडेप्टेड है गैस एक्सचेंज के लिए। वन सेल थिक, जिसका मतलब है मिनिमम
डिफ्यूजन डिस्टेंस। देन हमारे पास जो हमारा एल्व्यूलाई है वो एक कांस्टेंट नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज से सराउंडेड है। कांस्टेंट नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज का मतलब कि मेरे पास हार्ट से कंटिन्यूसली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, और मेरे पास जब मैं सांस ले रही हूँ तो कॉन्स्टेंटली एल्व्यूलाई के अंदर क्या आ रही है, ऑक्सीजनेटेड एयर आ रही है, यानी जो एयर मैं इनटेक कर रही हूँ उसका हायर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन है। जो एयर में जो मेरे पास ब्लड आ रहा है हार्ट में उसमें कम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन है। तो मेरे पास जो फ्लो है, सॉरी, जो मेरे पास क्या कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, वो मेरे पास इनकमिंग एयर इन द एल्व्यूलाई और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट, उसकी वजह से कॉन्स्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मेरा डेवलप हुआ है। इज दैट करेक्ट? So the maintenance of a continuous या फिर persistent कह लो डिफ्यूजन ग्रेडियंट। अच्छा, ये डिफ्यूजन ग्रेडियंट एज आई सेड एल्व्यूलाई में आने वाली एयर की वजह से और कांस्टेंट नेट ब्लड फ्लो की वजह से। तो इसके रीजंस क्या है? कांस्टेंट ब्लड फ्लो फ्रॉम द कैपिलरीज, एंड हमारे पास नेक्स्ट, स्मोकिंग इज नो लॉन्गर पार्ट ऑफ योर सिलेबस, that is no longer part of the 2024 syllabus, it is removed। लास्ट 2 सालों से वो रिमूव हो गई है, तो कोई क्वेश्चन आप पास पेपर में देखो तो आपने वो अटेम्प्ट नहीं करना। फिर हमारे पास एल्व्यूलाई में थिन फिल्म ऑफ मॉइस्चर लाइनिंग द एल्व्यूलाई, जिसमें हमारे पास डिसॉल्विंग ऑफ गैसेस बिफोर डिफ्यूजन होती है। फिर हमारे पास बहुत सारे, ये हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था, जल्दी से दिखा देती हूँ। ये मेरे पास पूरा एल्वुलर सैक है, बिल्कुल ग्रेप के बंच के जैसा। एल्वुलर सैक में न्यूमरस एल्वुला है।